नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की जो भर्ती है, सेवा शर्तें हैं, उसकी जो नियमावली है वो फाइनली आपकी जारी हो गई है। कुछ बहुत ही अहम बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई है, जहाँ पर सामान्य परिचय दिया गया है उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय को लेकर के कि किन किन शब्दों का क्या क्या अर्थ है, जैसे संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, परिभाषाएं, भारत का नागरिक। तो इससे आपका कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। स्टार्टिंग में यही सारी चीजें हैं। जो स्टार्टिंग के बाद वाला ये आप पॉइंट नंबर 3 देख पा रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्रेणी 1 की अगर बात करेंगे, यहाँ पर बताया ये गया है अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती प्रत्येक श्रेणी के सापेक्ष किस प्रकार से होगी। तो श्रेणी 1 में जो रखा गया है वो रखा गया है, पद का नाम क्या है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का कोई प्रधानाचार्य है या किसी हाई स्कूल का कोई प्रधान अध्यापक है। तो भर्ती उसकी कैसी होगी, 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। मतलब किसी प्रकार से कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह उसमें नहीं रखा जाएगा। जैसे नॉर्मली वैकेंसी निकाली जाती है, आयोग निकालता है, परीक्षा करवाता है, उसी प्रकार से जो है वो होंगी। श्रेणी 2 में प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा कि 50% जो भर्ती होंगी वो सीधी आयोग के द्वारा होंगी और बाकी जो 50% होंगे वो आपकी एलटी श्रेणी में अलग अलग नियम शर्तों के अधीन होगी। तो वो आपसे मतलब नहीं, पर केवल 50% वैकेंसी ही भरी जाएंगी। किसके जरिए, जो परीक्षा आयोजित होगी। तीसरी जो श्रेणी है वो है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक। यहाँ पर भी 100% आयोग के माध्यम से ही भर्ती आपकी होगी। कुछ शर्त भी दी गई है कि ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज और हाई स्कूल जहाँ पर संबद्ध जो विद्यालय है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के, उनमें ये अधिनियम जो है इसके अधीन वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनमें 75% पद सीधी भर्ती के द्वारा और 25% जो पद हैं वो प्राथमिक खंड के माध्यम से भरे जाएंगे। ये प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी का हो गया। कुछ और भी शर्तें हैं वो भी देख पाएंगे। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी पीआरटी। तो संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापकों के लिए 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। तो इसमें किसी भी प्रकार से पदों को बांटा नहीं गया है। एक और पॉइंट लिखा गया है इसमें, संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के अकॉर्डिंग ही होगी। अब पॉइंट नंबर 1 में पदों को लेकर के बात किया गया है। दूसरे पॉइंट में आरक्षण को लेकर के, मतलब पॉइंट नंबर 4 में आरक्षण को लेकर के बताया गया है कि कौन कौन सा आरक्षण लागू होगा। फिर भाग 4 जो है अर्हताओं को लेकर के, जिसमें राष्ट्रीयता की अगर बात करते हैं तो अध्यापक के किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब इसका सीधा सा क्या है कि जिस प्रकार बिहार शिक्षक भर्ती में सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर पाते हैं, वैसे ही कंडीशन यहाँ पर भी आपकी लागू है। भारत का नागरिक का मतलब है कि उत्तर प्रदेश का नागरिक की बात यहाँ पर नहीं की गई है, कोई भी आवेदन इसमें कर पाएगा। तिब्बत शरणार्थी हो, जो पहले भारत में स्थायी निवासी, भारत मूल का ऐसा व्यक्ति, ये सारी चीजें तो आप पर लागू नहीं होती, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। आगे टिप्पणी वगैरह लिखी कि अगर किसी के पास कोई अर्हता प्रमाण पत्र नहीं है तो लास्ट तक उसको प्राप्त उसके पक्ष में जो है वो कर दिया जाए। शैक्षिक अर्हता को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर अधिमानी अर्हता में न्यूनतम, ये जो होती है ना, ये कंपलसरी नहीं होती है। जैसे न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि आपने प्रादेशिक सेना में, एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो, तो ये सारी चीजें एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर जो है वो देखी जाती है। शैक्षिक अर्हता को लेकर के ये बताया गया कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट खा में प्रत्येक पद के लिए बताया गया अर्हताएं होंगी। एज लिमिट में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है आपका, देखेंगे ध्यान से। तो सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की गई हैं, उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे बदलाव क्या हुआ है, तो ये मैक्सिमम जो एज लिमिट है इसी में बदलाव हुआ है। 40 वर्ष अब हो गई है, 40 वर्ष से ये अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु यह कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद के लिए, तो अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष में जिसमें ऐसे पदों की रिक्तियां निकाली गई हैं 1 जुलाई को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। तो यहाँ भी मिनिमम एज लिमिट 30 से 40 के बीच हो गई। किसको लेकर के, आपका इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य और हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक कितनी हो गई है, तो 30 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी यहाँ पर बात की गई है।
परंतु अगर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य श्रेणियों की बात करते हैं तो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए कि अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक हो जितनी वृद्धि, मतलब यहाँ पर छूट की बात की गई है। चरित्र को लेकर के बताया गया है कि अध्यापक की किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए चरित्र ऐसा होना चाहिए किसी शैक्षणिक में समायोजन वगैरह हो पाए। टिप्पणी बताया गया है कि किसी जगह से आप निकाले गए हैं, पदच्युत किए गए हैं, तो आप भैया नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, वो तो आपको पता ही है। एक से अधिक जिनकी पत्नियां जीवित हैं, वो भी पात्र नहीं है, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं है जिन्होंने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिनकी पहले से एक जीवित पत्नी हो, तो वो सारी कंडीशन भी लागू नहीं होगी इसमें। शारीरिक स्वास्थ्यता को लेकर के बताया गया है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दोष मुक्त ना हो, वो तो सब सारी बेसिक चीजें हैं। किसी बालिका संस्था से में किसी पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति पर रोक है। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ना, तो उसी को एग्जाम्पल के तौर पर धरा गया कि कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के पात्र जो है वो नहीं होगा। और कुछ शर्तें भी दे दी हैं कि कोई बात यहाँ पर लागू नहीं होगी। जैसे बालिका संस्था में पहले से स्थायी अध्यापक के रूप में कोई काम कर रहा है तो ऐसा नहीं उसको निकाल दिया जाएगा। संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी के अध्यापक के रूप में नियुक्ति की बात की गई। भाग 4 में भर्ती की प्रक्रिया की बात की गई है। सबसे पहले रिक्तियों का अवधारण किया जाएगा, जिसमें सभी कास्ट वाइज बताया गया है। रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, फिर आयोग को जो है ये सूचित करेगा। आयोग के माध्यम से फिर सीधी भर्ती की प्रक्रिया होगी। ये भर्ती की प्रक्रिया की बात हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उन्हें दी जाएगी। विभिन्न जो श्रेणी है उनके लिए क्या आवेदन शुल्क वगैरह है, उसकी धनराशि का निश्चय वगैरह किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग बाद में प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र, ये सारी चीजें, विज्ञापन वगैरह प्रकाशित वगैरह कराया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं होगा। आयोग आवेदन पत्र की समीक्षा वगैरह करेंगे, वो बताया गया है। आयोग प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी या शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबंध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के लिए प्राथमिक अध्यापक के पद में लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त करना, उन्हें सारणीबद्ध करना, ये सारी चीजों पर भी ध्यान जो है वो देंगे। आयोग किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, ये सारी चीजें भी आयोजित जो है वो करेगा। ये सारी बेसिक चीजें हैं, पर इसमें लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देंगे कि यहाँ से आप पढ़िए इसको कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंचना हो। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को जो अंक है उनके परसेंट के 10% और उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के परसेंट के 90% में जोड़ दिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझना है, जिसमें कहने का ये प्रयास किया गया है कि जब सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तो वहां पर लिखित परीक्षा का जो परिणाम आया होगा उसी के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच हो, मतलब एक कट ऑफ निकाली जाती है ना, कितने लोग का इंटरव्यू हो सकेगा, उसके लिए बुलाया जाएगा। आपको इंटरव्यू में जो नंबर मिलेंगे, साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को जो दिए गए अंक होंगे उनका परसेंट का 10% ही केवल जोड़ा जाएगा। जो भी दिए गए अंक होंगे उनके परसेंट का 10% को क्या किया जाएगा, उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के परसेंट के 90% में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए कोई परीक्षा आपकी 100 नंबर की होती है, तो उसमें 90 नंबर अगर आप पूरे पूरे पा रहे हैं टोटल टोटल, तो 100 में का 90% जो है, मान लीजिए किसी में 100 में 100 आप पूरे पा गए, तो 100 में जो 90 नंबर होंगे वो आपके वहां से लिए जाएंगे। और अगर मान लेते हैं इंटरव्यू जितने का भी नंबर हो रखा हो रहा होगा, तो उसका 10% वहां से लिए जाएंगे, उसको जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी, ये कहने का मतलब है। आयोग लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा जो प्राप्त अंक है प्रकटित प्रवीणता के क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक पा लेते हैं तो एज को लेकर के प्रायोरिटी दी जाती है। प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण और नियम वही होंगे जैसे कि समय समय पर सरकार की सहमति है। पदोन्नति को लेकर के भी बताया गया है कि जैसे खाली पद वगैरह होता है, तो जो एलटी या अध्यापन प्रमाण पत्र सीटी श्रेणी प्राथमिक अध्यापक यदि कोई है तो उस पद के लिए विहित अर्हता रखता होगा। तो सीधी भर्ती, तो ऐसी भर्ती के वर्ष के पहले प्रथम दिनांक को इस रूप में 5 वर्ष की निरंतर नियमित सेवा कर रखी हो, मतलब एक्सपीरियंस वगैरह के आधार पर जो है उनको फिर प्रशिक्षित एलटी श्रेणी में पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। पदोन्नति द्वारा भर्ती होनी है तो यहाँ पर फीडर पोस्ट जिसमें पदोन्नति होनी है वो बताया गया। जैसे फीडर जब आपको
नियुक्त किया जाएगा तो सामाजिक विज्ञान मान लीजिए विषय, तो प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अध्यापक, तो जब पदोन्नति किया जाएगा तो उनमें से इनमें से आपको जो है वो मिलेगा प्रवक्ता के अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र। इसी प्रकार आगे भी लिस्ट दी गई है कि इस पद पर आप नियुक्त किए जाएंगे और पदोन्नति के बाद दाहिनी तरफ जो आपके लिस्ट दी गई है ये आपको जो है वो मिलेगा। तो ढेर सारी लिस्ट है, आप अपने अनुसार जो है यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे प्राथमिक अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अध्यापक संगत संबंधित विषय को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे तो ऐसे कोई खास पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। संयुक्त चयन सूची की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता को लेकर के बात किया गया है। ये तो बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता ही हैं। स्थायीकरण वगैरह की भी बात की गई है कि क्या क्या शर्तें यहाँ पर जो है वो होंगी। ज्येष्ठता को लेकर के भी बताया गया है, तो यहाँ पर एज को प्रायोरिटी दी जाती है, आपको पहले ही हम बता चुके हैं। वेतन वगैरह को लेकर के अब बात कर लेते हैं। तो वेतनमान की बात अगर करें तो यहाँ पर किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य के लिए लेवल 12 का वेतनमान यहाँ लागू होगा। ये आपका वेतन की क्राइटेरिया भी दिया गया है। हाई स्कूल का प्रधान अध्यापक के लिए लेवल 10, प्रवक्ता श्रेणी के लिए लेवल 8, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अध्यापक के लिए लेवल 7 और संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापक के लिए लेवल 6। और ये आपका यहाँ पर जो है वेतनमान का दिया गया चार्ट। बाकी यहाँ पर उसको लेकर के शर्तें दी गई जो कि ऐसा कोई खास नहीं है। अन्य में आपका उपबंध भी कुछ दिए गए हैं। अनुशासनिक कार्रवाई, पक्ष समर्थन, अन्य विषयों का विनियमन, सेवा की शर्तों में अगर शिथिलता वगैरह होगी तो उस पर क्या कुछ किया जाएगा, व्यावृत्ति वगैरह। और लास्ट में आपका जो नियम है उसको लेकर के चार्ट बना दिया गया है। उसमें स्थायी अस्थायी योग करके भी यहाँ पर लिस्ट जो है वो दी गई, वो ऐसा कुछ खास पॉइंट। तो ऊपर जितने भी खास पॉइंट थे लगभग मैंने सभी बता दिए। बाकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।